Hello students, welcome you all on PW Pharma channel. Myself Deepika Pathak is going to discuss about the carbohydrates related questions. So students, today हम लोग RRB एम्स फार्मासिस्ट 2025 की प्रिपरेशन के लिए आपके जो भी बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चंस हैं उनको हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे. So students, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप कनेक्ट हो जाइएगा. आप लोगों को इससे रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्वेश्चंस जो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग विद दिस और जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सब हम लोगों को इस पर मिल जाएंगे. यस, नाउ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, वो आप लोग देख लीजिए क्या है. वन ऑफ द फॉलोइंग although a genuine carbohydrate does not satisfy empirical formula CnH2ON of the carbohydrates, and options क्या हैं हमारे पास? deoxyribose, ribose, mannose and xylulose. So students, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ ये देखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? CnH2ON. आप यहाँ 4 ऑप्शंस देख रहे हैं. 4 ऑप्शंस में हमको देखना है कि ये जनरल फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन आपका क्या है? डीऑक्सीराइबोज. ये क्या है? ये राइबोज की ही फॉर्म है. डीऑक्सीराइबोज राइबोज की ही फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता. एक ऑक्सीजन हट गया है तो वो डीऑक्सीराइबोज हो गया है, डीएनए में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट. नाउ राइबोज, मेनोज एंड जाइलोलोज, ये तीनों अगर आप कंपोनेंट्स देखेंगे, तीनों कंपाउंड्स देखेंगे, तो ये तीनों क्या है? हमारे इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं. CnH2H2ON इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं. राइबोज हमारा क्या है? 5 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C5H10O5. मेनोज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. 6 कार्बन का है ये. एंड जाइलोलोज अगर आप देखें, ये हमारा कीटो कंपाउंड है और ये हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? C5H10O5. सो स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबोज जो है उसमें एक ऑक्सीजन कम है, तो इसका फॉर्मूला C5H10 और O4 हो जाएगा. एक ऑक्सीजन यहाँ स्टूडेंट्स कम है, तो जनरल फॉर्मूला जो है C2H2ON, ये जो हमारा लिखा हुआ CnH2ON, इसको जो है, इसको हमारा डीऑक्सीराइबोज फॉलो नहीं करेगा. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एल्डोजेस एक्सेप्ट. इन सब में अगर हम देखें तो यहां पर हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोज नहीं है, बाकी सब एल्डोज हैं. तो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? एरिथ्रोज. एरिथ्रोज आपका क्या होता है? एरिथ्रोज आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है. यस. राइबोज आपका क्या है? ये आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है. राइबोलोज ये आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है. ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है. अब आपको क्या बताना है? इसमें से कौन सा एल्डो नहीं है? तो स्टूडेंट्स, एरिथ्रोज, राइबोज एंड ग्लूकोज, ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके एल्डो हैं. लेकिन अगर राइबोलोज को देखें तो राइबोलोज क्या है? ये हमारा कीटोज है. यस, कीटोज कंपाउंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइबोलोज. ये 5 कार्बन का हमारा क्या है? ये कीटोज कंपाउंड है. वेयर एज राइबोज इज एल्डो, एरिथ्रोज इज एल्डो. कार्बन यहाँ पे वेरी कर रहे हैं. ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज भी आपका एल्डो हो गया. यस, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. नेक्स्ट,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कीटोजेस एक्सेप्ट, यहां पर हमें एल्डो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ज्यादातर अगर हम देखेंगे एज पर द क्वेश्चन क्या होगा, वो कीटोज होगा। एक हमको ढूंढना है क्या एल्डो है। तो राइबोलोज है, फ्रक्टोज है, एरिथ्रोज है एंड सीडोहेप्टोलोज है। पहले तो देख लेते हैं कितने कार्बन के हैं। राइबोलोज स्टूडेंट्स 5 कार्बन का कंपाउंड है, फ्रक्टोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, एरिथ्रोज आपका कार्बन 4 का कंपाउंड है एंड सीडोहेप्टोलोज क्या है, कार्बन 7 का कंपाउंड है। ये है क्या, राइबोलोज अगर आप देखोगे, अच्छा यहां पर एक चीज है कि यूलोस करके जो आता है, नॉट फॉर ऑल बट यस फॉर मेजॉरिटी। तो ये जो इस तरीके का हमको देखने को मिलता है वो कीटो कंपाउंड में जनरली देखने को मिलता है। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो हमको यहाँ OSE OSE OSE, यहाँ ULOSE, यस नॉट फॉर ऑल, फिर भी बोलूंगी नॉट फॉर ऑल बट यस मेजॉरिटी में एप्लीकेबल है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपका राइबोलोज है वो आपका कीटोज कंपाउंड है, कीटोज कंपाउंड है। ये अभी पीछे भी डिस्कस किया, 5 कार्बन का कीटोज कंपाउंड है। फ्रक्टोज अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम देखें फ्रक्टोज भी स्टूडेंट्स कीटो कंपाउंड ही होता है, कीटो कंपाउंड होता है 6 कार्बन का। जैसे ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का एल्डो है, सिमिलरली फ्रक्टोज हमारा 6 कार्बन का कीटो है। देन एरिथ्रोज, एरिथ्रोज स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्डो है, एल्डो कंपाउंड होता है। इसमें हमारा C डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से आता है। सीडोहेप्टोलोज क्या है स्टूडेंट्स, ये भी कीटो कंपाउंड है आपका, कितने 7 कार्बन का कीटो कंपाउंड है। तो हमको आइडेंटिफाई क्या करना था स्टूडेंट्स कि कौन सा कीटो नहीं है। तो हमारा एरिथ्रोज जो है, एरिथ्रोज वो हमारा एल्डो है। इसका अगर आप देखेंगे कीटो, तो कीटो फॉर्म क्या है इसकी, एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोलोज, ये यूलोज वर्ड आ जाता है इसकी कीटो फॉर्म में। जैसे राइबोज, राइबोज कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। इसका अगर आप कीटो फॉर्म देंगे तो राइबोलोज, राइबोलोज, उलोज आ जाता है ना। ग्लूकोज में थोड़ा नहीं फॉलो हो पा रहा है। ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज की तो फॉर्म ही आप अगर देखोगे कीटो फॉर्म क्या है, फ्रक्टोज है, नाम ही बदल गया है पूरा, फ्रक्टोज। यस, तो ये आप थोड़ा सा इसको अलग से याद रखना पड़ेगा, ग्लूकोज का क्या है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स कंटेन 6 कार्बन। इनमें से आप अगर देखें तो 6 कार्बन हैं, एक्सेप्ट, क्या पूछा है, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स 6 कार्बन के अगर मोनोसेक्राइड की बात की जाए, मोनोसेक्राइड की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये 4 कंपाउंड हमारे ऐसे हैं जो 6 कार्बन के होते हैं। जनरल फॉर्मूला यही होगा इसका, यही होगा हमारा जनरल फॉर्मूला, मतलब C6H12O6, मतलब हाइड्रोजन का नंबर डबल हो जाएगा, जो कार्बन या ऑक्सीजन का नंबर है उससे डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C6H12O6 ये फॉर्मूला सबका है, चारों कंपाउंड का यही फॉर्मूला है। अब अगर आप देखें तो इनमें जो ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज है, ये क्या है, ये हमारे एल्डो कंपाउंड है, जिसमें C डबल बॉन्ड OH ऐसा टर्मिनल पे हमको देखने को मिलता है। लेकिन फ्रक्टोज क्या है स्टूडेंट्स, फ्रक्टोज हमारा कीटो कंपाउंड है, कीटो कंपाउंड है, जिसमें हमें ऐसा इस तरीके से, यहाँ पर भी एक ग्रुप है, यहाँ पर भी एक ग्रुप है, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कीटो। यस, तो हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 कार्बन में कौन कौन से हैं। तो ग्लूकोज 6 कार्बन में है, मैनोज भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, गैलेक्टोज भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, तीनों एल्डो हैं। डिफरेंस क्या है फिर इनमें, डिफरेंस है कि आपस में एपिमर हैं, एक पोजीशन पे कहीं पर डिफरेंस है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। ज़ाइलुलोज मिल गया हमको। ज़ाइलुलोज स्टूडेंट्स क्या है,
ये आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है और यहां से देख लीजिए ULOSE लगा हुआ है। ये क्या है स्टूडेंट्स? कीटो है। सो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था? 6 कार्बन का नहीं है तो ज़ाइलोलोज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। द नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स इन मेमेलियन टिश्यूज आर ऑफ, किस फॉर्म का होता है? जो मेमेलियन टिश्यूज हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है? डी, एल, रेसमिक या DL? कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है? तो पहले तो हम देख लेते हैं डी और एल की बात हो रही है। यहां रेसमिक क्या होता है स्टूडेंट्स? रेसमिक जिसमें दोनों ही हमारे बराबरी में प्रेजेंट होते हैं। डी और एल बराबरी में हमारे प्रेजेंट होंगे तो उसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। और ये ऑप्शन दे रखा है DL मिक्सचर का अलग से। यहां पर डी और एल हम समझ लेते हैं डी और एल क्या होता है। एग्जाम्पल में ले लिया हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये क्या हो गया? CH2OH। इधर हमने क्या लगा दिया? OH। इधर क्या है? एल्डिहाइड होता है इसमें, तो यहां पर हमने डबल बॉन्ड और यहां पर हमने लगा दिया H। ये है हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो डी फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होती है? DL यहीं बता देते हैं। DL क्या होती है? यहां पे अगर ये देखोगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, जो आपका लास्ट कार्बन है कार्बन नंबर 3, उससे पहले वाला आपने कार्बन देखना है, मतलब कार्बन नंबर 2, उसमें अगर आपका जो बल्की ग्रुप है वो आपका राइट साइड में, तो वो क्या हो गया? डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो वो क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो अगर हम यहाँ देख लें, हम बनाते हैं इसकी एल फॉर्म, कैसी होती है? ये हो गया हमारा एल ग्लिसरल एल्डिहाइड। एल ग्लिसरल एल्डिहाइड इसमें लेफ्ट साइड में। तो यही डी और एल यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उसका मतलब यही है कि एक हमारी डी फॉर्म है, एक हमारी एल फॉर्म है। ऐसे ही आप कोई भी कंपाउंड में बना सकते हैं। जो अल्टीमेट कार्बन है उससे पहले वाले कार्बन में हमको देखना होता है, उसके बेसिस पे हम डी और एल कन्फिगरेशन देते हैं। ये जो डी लिखा हुआ है कैपिटल डी और एक कैपिटल एल, इस तरीके से हम कन्फिगरेशन देते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ एक और चीज होती है, आपको ये शॉर्ट डी और शॉर्ट एल भी मिलेंगे, इसको कंफ्यूज मत होना। एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। स्मॉल से हम बताते हैं, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसके आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। एल यहां पर ये जो स्मॉल एल है इसका मतलब है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। पोलराइज लाइट इसमें हम देखते हैं, पोलराइज लाइट कौन सी डायरेक्शन में रोटेट की है। इसको हम कई बार ऐसे पॉजिटिव भी लिखते हैं और एल को हम ऐसे नेगेटिव करके लिखते हैं कंपाउंड के साथ। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या था हमारा? नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डी फॉर्म में होते हैं। डी कन्फिगरेशन सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए अगर आप कभी कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर उठाकर पढ़ेंगे बुक से तो उसके अंदर हमको डी ग्लूकोज, डी मेनोज, यस, डी गैलेक्टोज, इस तरीके के कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे। यस, तो हम पढ़ भी वही रहे हैं जो रेलिवेंट है। यस, तो डी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड की सबसे ज्यादा होती है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज। कितने आपके एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज में? अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। तो पहले तो हम ग्लूकोज का क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। कितने कार्बन होते हैं? बता दिया, बार बार बताया, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है C6H12O6। कैसे बना फॉर्मूला? ये है ही आपका CnH2ON। तो H क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा यहाँ। इतनी बात है।
देन आगे देखते हैं हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ जो टर्मिनल कार्बन है, लास्ट कार्बन है, यहाँ हमारा CH2OH आ गया, इधर हमारा OH, इधर OH, और इधर हमारा थर्ड पोजीशन पे OH साइड डायरेक्शन में लेफ्ट, देन इधर OH और CHO H, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, डी ग्लूकोज हमने बना दिया। अब ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर हमको देखना है एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं। एसिमेट्रिक कार्बन स्टूडेंट्स वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ R1, R2, R3 और R4 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसके चारों तरफ हमको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं, उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम आइसोमर भी आइडेंटिफाई करते हैं। आइसोमर, तो जितने एसिमेट्रिक कार्बन हमको कोई कंपाउंड में मिलेंगे उसको हम यहाँ पर 2:n, 2 की पावर n करके सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आपके एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 2, तो पावर हो गई 2। अगर आपके एसिमेट्रिक कार्बन 4 तो पावर हो गई 4। कितने आइसोमर होंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, 4, यहाँ पे 16। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का पूछा है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और 6। कार्बन 1, इसको अगर आप ओपन करें कार्बन 1 को, तो हमारे पास यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड और यहाँ H, ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ तो ग्रुप ही हम देखेंगे तो 3 है, तो ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट चलिए, कार्बन 2, यहाँ OH लगा, यहाँ H लगा, यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है और उसके इधर ये इतना बड़ा ग्रुप, तो ये कायरल है, स्टार। ठीक है, ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। उसके बाद थर्ड पर आ जाइए, देन इधर भी OH लगा है, इधर H लगा है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप, इधर भी डिफरेंट ग्रुप, ये भी क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। देन नेक्स्ट आ जाइए कार्बन नंबर 4, इधर भी देखिए डिफरेंट ग्रुप, इधर भी डिफरेंट ग्रुप, एंड आप ऊपर भी देखें डिफरेंट, नीचे भी डिफरेंट ग्रुप है। सिमिलरली कार्बन नंबर 5 पे आ जाइए, इसमें भी अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो डिफरेंट ग्रुप है। कार्बन नंबर 6 पे आ जाइए, ये भी कायरल, ये भी कायरल। कार्बन नंबर 6 पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक तरफ H और दूसरी तरफ भी H है, तो सेम ग्रुप आ गए, 2 जगहों पे सेम ग्रुप आ गए, तो एक कायरल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, 4 हैं, जिन्हें हम एसिमेट्रिक भी बोल रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोल रहे हैं। कितने होंगे स्टूडेंट, 4 होंगे, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एट्रीब्यूटेड टू। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो किस वजह से होती है, किस वजह से होती है। सो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उनमें जो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप है वो कौन से नेचर का है, उसके बेसिस पर वो क्या टाइप है हमारे, एक होती है रिड्यूसिंग और दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग होती है स्टूडेंट्स, जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है, उसमें हमको फ्री एल्डिहाइड हमारा फ्री होना चाहिए, एल्डिहाइड फ्री, और कीटोन ग्रुप जो भी है वो हमारा फ्री होना चाहिए। ठीक है, वो फ्री होगा तो क्या होगा, कुछ टेस्ट हमारे पॉजिटिव आएंगे, जैसे फेलिंग, बेनेडिक्ट, बारफर्ड, ये सब हमारे टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट पॉजिटिव आएंगे अगर वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही फ्री एल्डिहाइड ना ही कीटोन इसमें फ्री होगा, फेलिंग, बेनेडिक्ट एंड बारफर्ड, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इससे हम ऐसे पता कर लेते हैं, टेस्ट के थ्रू भी पता कर लेते हैं कि रिड्यूसिंग है कि नहीं है।
सो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें क्या लिखा है, फ्री एल्डिहाइड या कीटो, फ्री हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल की बात फ्री नहीं करते हम, अमीनो ग्रुप तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्री कार्बोक्सिल और फ्री सल्फाइड्रिल, ये सब कॉन्जुगेटेड आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखो, फ्री हाइड्रोक्सिल एंड फ्री एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नहीं ये ग्रुप नहीं है। मेन हम जो देखते हैं वो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप देखते हैं, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं उसमें, और आपका कीटो या एल्डिहाइड इसके साथ साथ ये प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा फोकस किस पे, कीटो और एल्डिहाइड पर, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आएंगी। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, निडल शेप्ड ओसाजोन फॉर्म्ड बाय, निडल शेप्ड ओसाजोन फॉर्म्ड बाय, तो यहां पर हमको क्या पूछा गया है कि ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के, जिसमें से एक क्या है, निडल शेप्ड। तो हमको ये बताना है कि वो कौन सा शुगर है जो निडल शेप्ड ओसाजोन को देगा। तो आप देख लीजिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूं, कुछ टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि आपके सैंपल में ये जो कार्बोहाइड्रेट है, नॉट कार्बोहाइड्रेट वैसे कुछ भी है, ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। पहले तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। तो पहला टेस्ट स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं मॉलिश टेस्ट, मॉलिश टेस्ट। सेकेंड टेस्ट जो हम करते हैं, हमें पता लग गया कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस। दूसरा हम जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो है फेलिंग, फेलिंग, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट और बारफोर्ड, बारफोर्ड, ठीक है। इससे हमको पता लगेगा कि रिड्यूसिंग है कि नहीं है। देन सेलिविनॉफ भी करते हैं स्टूडेंट्स, सेलिविनॉफ, जिसमें हमको क्या पता लगता है, हमको पता लगता है हमारा शुगर कीटोन नेचर का है कि नहीं। हमें यहाँ क्या पूछा है, हमें पूछा है कि ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, ओसाजोन फॉर्मेशन। अब ओसाजोन फॉर्मेशन में हम फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं, और फिनाइल हाइड्राजीन जब हम अपने सैंपल में डालेंगे, इस सैंपल में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें डालेंगे, तो क्या होगा, हमें निडल जैसे, निडल जैसे, निडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं। कौन सी शुगर से, GFM से, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से और मैनूज से। सिमिलरली मशरूम शेप के भी हमको क्रिस्टल मिलते हैं स्टूडेंट्स, मशरूम, ये हमको कहाँ से मिलते हैं, ये हमको लैक्टोज से मिलते हैं, लैक्टोज से मिलते हैं। और हमको ऐसे फ्लावर शेप के भी मिलते हैं, फ्लावर शेप के भी हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं, सनफ्लावर, सनफ्लावर शेप के मिलते हैं, वो हमको माल्टोज से मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर आप देख लीजिए, GFM, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइसैकेराइड लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, डाइसैकेराइड क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है हमारा जिसमें 2 शुगर यूनिट होती है, 2 शुगर यूनिट होती है, 2 शुगर यूनिट से बना होता है। एक शुगर यूनिट हमारी जो है वो कंबाइन हो जाएगी दूसरी शुगर यूनिट से, ऐसे हमारी शुगर यूनिट, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारी 2 शुगर्स जो मिलके बनी होती हैं वो है डाइसैकेराइड। क्वेश्चन क्या पूछा है, लैक्टोज जो है वो किससे बना है, ग्लूकोज या लैक्टोज, ग्लूकोज या मैनोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज, देन ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो लैक्टोज स्टूडेंट्स कैसे बना होता है, ये एक डाइसैकेराइड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, 2 शुगर से बना है। माल्टोज भी 2 शुगर से बना होता है, और आपका ऑप्शन जो लैक्टोज है वो तो 2 शुगर से है ही, ठीक है। सो लैक्टोज स्टूडेंट्स बना होता है, इससे बना होता है, एक तो ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज तो मेन है ही, दूसरा नाम इसके अंदर ही छुपा है,
तो जो लैक लिखा हुआ है ये हमारा गैलेक्टोज से बना होता है, गैलेक्टोज से बना होता है। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लिखा हुआ है। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, लैक्टोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से क्या बनता है, इससे बनता है स्टूडेंट्स जिसमें सनफ्लावर जैसे क्रिस्टल्स आ रहे थे, माल्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से क्या बनता है, दोनों को मिलाकर सुक्रोज। ठीक है, ये एलिमिनेटेड है। सो आंसर विल बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, तो पॉलीमर मतलब पॉलीसेक्राइड, पॉलीमर मतलब पॉलीसेक्राइड्स। हमको क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेप्ट हमको बताना है कि कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो ग्लूकोज से यहां पर नहीं बना है। तो अगर आप देखोगे स्टार्च, इन्योलिन, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब पॉलीसेक्राइड्स है। पहली बात तो ये पॉलीसेक्राइड्स ही हैं, सब के सब हैं पॉलीसेक्राइड, बट कौन सा आपका ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड नहीं है। तो स्टार्च स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। डेक्स्ट्रीन हमारा क्या है, ये हमारा ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके हमको डेक्स्ट्रीन कंपाउंड मिलता है, अदरवाइज ये भी हमारा किससे बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा। इटसेल्फ अगर हम देखें ये भी ग्लूकोज से बनेगा। सेलुलोज भी स्टूडेंट्स हमारा ये बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। अगर आप इन्युलिन की बात करें, ये स्टूडेंट्स हमारा फ्रक्टोज से बनता है, फ्रक्टोज से बनता है। फ्रक्टोज यूनिट आपस में जब कंबाइन होती है तो हमारा इन्युलिन बनता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, काफी सारे प्लांट सोर्सेस से हमको इन्युलिन मिलता है और ये हमारा फ्रक्टोज की चेन से बनता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर इन्युलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज। अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो ये आंसर आप बता पाएंगे प्रॉपरली कि बीटा डी ग्लूकोज कहां से रिलीज होगा। तो रिलीज वहीं से होगा जहां से अगर आप देखो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, उसके अंदर वो आपका जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो हमको मिल रहा है वो प्रेजेंट है, तभी हम देखेंगे कि हमें इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हमको मिलेगी। तो अगर आप देखो यहाँ पे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्युलिन हमको ऑप्शंस में दे रखा है। यहाँ पे सेलुलोज को अगर हम देखें तो सेलुलोज स्टूडेंट्स किससे बनता है, ये हमारा बनता है बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। तो इससे बना है तो हाइड्रोलिसिस होगी तो यही रिलीज होगा। स्टार्च जो है, स्टार्च किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। ग्लाइकोजन स्टूडेंट्स हमारा अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है और इन्युलिन मैंने आप लोगों को बताया ये फ्रक्टोज से बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज हो जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज हमको सेल्यूलोज से, हाइड्रोलिसिस से मिलता है। नेक्स्ट, द मोनोसेक्राइड दैट इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें से क्या है ऐसा, आप ऑप्शन में देख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज। इनमें से ऐसा क्या है जो क्या है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या है, बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारा क्या है, ऐसी फॉर्म होती है जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है, ये सब क्या है, सेंट्रल मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ही हमारी जो है जितनी भी साइकिल्स हैं वो हमारी ग्लूकोज एक फॉर्म है जो हमारा कंपाउंड है, उसी से हमारा प्रोसेस हो रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी जो हो रही है वो दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज भी क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो जो सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है मेटाबॉलिज्म का वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज हो जाएगा। फ्रक्टोज नहीं है, गैलेक्टोज नहीं है, राइबोज नहीं है। नेक्स्ट, द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में अगर देखा जाए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, तो अगर हम बात करें
हम शुगर लेवल को चेक करते हैं। आप ऑप्शंस में पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, 20 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब पर 100 ml हम देख रहे हैं यहाँ पे। देन 60 to 100 mg पर डेसीलीटर, 100 to 140 mg पर डेसीलीटर और 140 to 200 mg पर डेसीलीटर। हमको देखना है हमारे ब्लड में कितना, हमारे ब्लड के अंदर हम यहाँ सैंपल लेंगे और सैंपल जो हमने लिया है उस सैंपल के अंदर हम देखेंगे ब्लड का सैंपल जो है उसमें कितना शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, कितना शुगर प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कम है तो भी दिक्कत है। तो नॉर्मल अगर आप शुगर की बात करें कितना होता है वो पूछा गया है इसमें से। ठीक है, तो जो आइडियल वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होती हैं, हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट से हमको कुछ वैल्यूज मिलती हैं। सो पहला टेस्ट हम जो कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, फास्टिंग। फास्टिंग, यहाँ क्या पूछा गया है, फास्टिंग पूछा गया है, फास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा हम खाना खाने के बाद, जैसे पोस्ट मील बोलते हैं, पोस्ट पेंडियल। ठीक है, और एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है, वो भी आपको शुगर सिरप जो होती है वो देने के बाद टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसमें ब्लड के अंदर देखा जाता है कितना शुगर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे दो ही टेस्ट की बात करेंगे, फास्टिंग और पोस्ट पेंडियल की। फास्टिंग शुगर लेवल जो होता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में अगर देखा जाए तो इट शुड बी लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। इफ इट इज मोर, अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वो प्री डायबिटिक कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, प्री डायबिटिक हो जाता है वो। ऐसा एक बार में नहीं, बार बार किया जाता है, मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद प्री डायबिटिक और डायबिटीज जैसी कंडीशंस क्या डिक्लेयर करी जाती हैं। पोस्ट पेंडियल अगर आप देखो खाने के बाद हम देखें तो कितना होता है, 100 से 140 mg पर डेसीलीटर तक हो सकता है, मतलब 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज मोर देन डायबिटिक। ठीक है, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, ये सब कंडीशंस हमारी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होने पर होती हैं और ये एक बार में नहीं, बार बार मॉनिटर करने पर बताते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस का भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम शुगर देते हैं, 75 ग्राम शुगर दी जाती है एक पर्टिकुलर अडल्ट को। उसके बाद फिर उसमें टेस्ट करके देखा जाता है कि कितना हमारा ब्लड शुगर आया है। सो यहाँ पर अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, फास्टिंग 20 से 60 mg पर डेसी, ये तो बहुत कम है, बहुत कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक है पेशेंट, 60 से कम नहीं होना चाहिए। देन 60 से 100, यस दिस इज द अप्रोप्रिएट। 100 to 140 ये तो खाने के बाद होगा, ठीक है, कुछ फूड लेने के बाद होगा ये। देन 140 to 200 ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और अगर ऐसा चलता रहा तो इसका मतलब पेशेंट को टेस्ट कराने की ज़रूरत है और मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर लोकेटेड इन। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स कहाँ होते हैं? अब ये क्या चीज़ है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस स्टूडेंट्स, इस वर्ड को ब्रेक कर दो, ग्लाइको जो ग्लूकोज है उसकी लिसिस हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन क्यों ज़रूरी है, क्यों ब्रेक करना है हमने इसको? क्योंकि हमें एटीपी चाहिए बॉडी के अंदर, एटीपी के लिए ये साइकिल होती है ग्लाइकोलिसिस, और इसमें हमारा ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट में चेंज हो जाता है, पाइरुवेट में चेंज हो जाता है, जो क्या करता है, एटीपी फॉर्म करता है। कितनी एटीपी बनती है स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस में? 7 एटीपी बनती है अगर एरोबिक है तो, और 2 एटीपी बनती है अगर एनारोबिक है तो, मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने एंजाइम इस पूरे प्रोसेस में लग रहे हैं ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाने में, वो कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल में, न्यूक्लियस में, या गोल्जी अपैरेटस में? ये सब क्या है? सेल के अंदर, ये सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये सब ऑर्गेनल्स हैं, यस ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं, हमारे सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये न्यूक्लियोइड। तो ये सब ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया,
प्रेजेंट है हमारी साइटोसोल। ये क्या है, सोल्यूशन जो होता है हमारा, ये पूरा सोल्यूशन इसके अंदर, ये सब क्या है, साइटोसोल। न्यूक्लियस हो गया आपका, न्यूक्लियस है। गोल्गी अपैरेटस जो होता है, गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर भी ऐसे इस तरीके से सिस्टेनेज लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लस्टर्स ऑफ दी, हमें यहाँ पे वेसिकल्स भी देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से हमारा सेल के अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कहाँ है, क्वेश्चन में ये पूछा है तो स्टूडेंट कि इसके एंजाइम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस साइटोसोल में, यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। आंसर हमारा साइटोसोल हो जाएगा। ठीक है, साइटोसोल में हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जितने भी, वो सब हमारे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होंगे। पायरुवेट, काइनेज, इनोलेज, जितने एंजाइम्स हैं सब हमको साइटोसोल में मिलते हैं। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस स्टूडेंट्स दो कंडीशंस में हो सकती है, एक एरोबिक, एक एरोबिक। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में। यस, सो एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एनारोबिक जहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस हर टाइप के सेल्स में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों कंडीशंस में होगा। एरोबिक के अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा पायरुवेट। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, यही पायरुवेट आपका चेंज हो जाता है और लैक्टेट बना देता है। ठीक है, लैक्टेट बना देता है। तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जब बॉडी बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्या वर्क कर रही है, मसल्स बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम लैक्टिक एसिड बनता है, विच इज पेनफुल एट दैट टाइम। तो अगर आप देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक साइकिल। तो पायरुवेट तो स्टूडेंट्स क्या है, पायरुवेट आपका एरोबिक साइकिल का प्रोडक्ट है। एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम आपका नहीं बनता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो ये भी आंसर आपका ये नहीं है। देन लैक्टेट, लैक्टेट है स्टूडेंट्स, लैक्टोज कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है, सो लैक्टेट विल बी द आंसर फॉर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग काइनेज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। हमको बताना है कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस जो होती है, ये ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के आपके एंजाइम है, जैसे हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और हमारा नन ऑफ दी अबव हमको दे रखा है। तो हमको इसमें से ढूंढना है कौन सा आपका क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल हमको ढूंढना है। तो हमारे अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ये ग्लूकोज बड़ी आसानी से पायरुवेट में नहीं चेंज होता है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और ज्यादातर स्टेप्स हमारे कैसे होते हैं, ज्यादातर स्टेप्स हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। यस, इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आप देखोगे ज्यादातर स्टेप्स हमारे कैसे होंगे, जो हमारे रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं। यस, तो उसके अंदर जो हम फेट ऑफ द रिएक्शन जिनको बोल रहे हैं, फेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन, फेट ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या है, एक एंजाइम हमारा जो इरिवर्सिबल होता है वो क्या होता है, वो है हमारा हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। सेकंड हमारा क्या है, वो है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये नाम आपने याद रख लेना। तीन एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तीन एंजाइम हमारे जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं। और नेक्स्ट है पायरुवेट काइनेज, जहां पायरुवेट हमारा बन रहा होता है, पायरुवेट काइनेज। तीन एंजाइम हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे इरिवर्सिबल होंगे, जो फेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। ग्लाइकोलिसिस होगी, इरिवर्सिबल है तो ग्लाइकोलिसिस होगी, अगर रिवर्सिबल हो गया
तो इसका मतलब वापस से ग्लूकोज भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ज्यादातर आपको एंजाइम्स जो मिल रहे हैं वो कैसे, इरिवर्सिबल होंगे, हमको ढूंढना रिवर्सिबल है। तो हेक्सोकाइनेज आपका क्या है, इरिवर्सिबल, अभी बताया, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन हो रही है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक ही डायरेक्शन में हो रही है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये हमको कॉन्सेप्ट यहां से याद रखना है। आगे चलिए, अंडर एनएरोबिक कंडीशन द नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा ऐसी कंडीशंस में कितना एटीपी फॉर्म होगा ग्लाइकोलिसिस में। तो ये भी मैंने आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट बताया था, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा। 8 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है ना। 2 ही मैंने वैल्यूज आप लोगों को बताई थी। क्या बताई थी कि आपकी जो ग्लाइकोलिसिस होती है स्टूडेंट्स, वो आपकी 2 तरीके से हो सकती है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक विदाउट ऑफ ऑक्सीजन। ये एरोबिक, ये एनारोबिक। यहां पर ग्लाइकोलिसिस में मतलब ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है तो कितनी एटीपी, 7 एटीपी बनेगी। टोटल 9 बनती है लेकिन 2 कंज्यूम हो जाती है, तो इसीलिए आपकी 7 एटीपी यहाँ पर नेट एटीपी जो बोलेंगे वो फॉर्म हुई। और अगर आप यहाँ एनारोबिक में देखें तो 2 एटीपी बनती है, ओनली 2 एटीपी बनती है। NADH यहाँ पर यूज होता है इस रिएक्शन में। तो आपका अगर आप देखें ऑल ओवर जो एटीपी बनेगी वो 2 एटीपी हमारी बनती है। देख लीजिए, ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट, इन पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड बाय। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स आपके जुड़े हुए हैं किसके साथ? तो अगर आप मोनोसेक्राइड की बात करें तो मतलब 1 शुगर यूनिट, 1 शुगर यूनिट, एक ही शुगर यूनिट है। अब पॉलीसेक्राइड बनेगी तो एक दूसरी शुगर यूनिट आएगी, फिर तीसरी आएगी, ऐसे करके लंबी चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकता है, इसमें ब्रांच भी हो सकता है, सेम भी हो सकती हैं, ये हो सकता है सेम हो सारी, ठीक है, सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। सो अगर आप देखो पेप्टाइड बॉन्ड ये प्रोटीन्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बॉन्ड ऐसा कोई बॉन्ड हम नहीं पढ़ते हैं। देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। यस, और कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट आंसर नहीं होगा इसका, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड्स नहीं है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक का ऑक्सीजन और दूसरे से हमारा कनेक्ट होके इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक, ओ ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनता है हमारे यहाँ पे, इस तरीके का हमको पॉलीसेक्राइड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक एक्सेप्ट, आर ग्लूकोजेनिक एक्सेप्ट। तो ग्लूकोजेनिक वर्ड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ग्लूकोज को जनरेट कर दे, जनरेट ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोज को क्या करता है, जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है? अमीनो एसिड जनरेट करता है। ये बहुत अच्छी बात है, अमीनो एसिड भी ग्लूकोज बना सकता है, अमीनो एसिड भी ग्लूकोज बना सकता है। अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें आपका NH2 ग्रुप होगा और COH ग्रुप होता है, कार्बन से ये सब जुड़े होते हैं, यहाँ R1 यहाँ R2, ये आपका अमीनो एसिड है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये स्टूडेंट्स क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, ये ग्लूकोज बना सकता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसी को स्टूडेंट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से जो नया ग्लूकोज बन जाए उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी में ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमारा ग्लूकोज क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ओनली अमीनो एसिड्स, इनके अलावा बहुत सारे हमारे पास और भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ग्लूकोजेनिक के बारे में, ग्लूकोजेनिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर अमीनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक ही होते हैं।
आपको ग्लूकोजेनिक याद रखने से अच्छा है हम क्या याद रखें, कौन से ग्लूकोजेनिक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोजेनिक के अलावा एक होते हैं कीटोजेनिक, क्योंकि ग्लूकोजेनिक बहुत सारे हैं तो आप एक एक करके नाम याद रखना सबका। कीटोजेनिक हम देख लेते हैं। कीटोजेनिक मतलब जो फैट को बना सकते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स जो फैट को बना देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स दो आते हैं, एल एंड एल, ल्यूजिन एंड लाइजिन। ल्यूजिन एंड लाइजिन हमारे जो हैं वो क्या है, कैसे हैं, वो हमारे कीटोजेनिक होते हैं, फैट को बना सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, एंड कीटोजेनिक। दोनों फैट भी बना सकते हैं और ग्लूकोज भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ये तीनों, किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं ग्लूकोज की स्पेसिफिकली बात करूं तो ये TCl साइकिल में चले जाते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल के अंदर जाकर और क्या करते हैं, रिवर्सल कर देते हैं प्रोसेस को और ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं। पायरुवेट से देन फर्दर ग्लूकोज बन जाता है। तो अगर आप ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक की बात कर रहे थे तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं पिट। पिट में हमारा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, पी से फिनाइल एलेनिन, आई से हमारा आइसोल्यूजिन, टी से ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और टी से टायरोसिन। तो हमको याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे ग्लूकोजेनिक नहीं है। तो ग्लूकोजेनिक सिर्फ यही नहीं है, एल एंड एल, बाकी सारे ये भी हमारे ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक में आ गए। इनके अलावा जो भी बचे वो सब ग्लूकोजेनिक है, जैसे एलेनिन, एस्पार्टेट, आर्जिनिन, वेलिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन, सारे के सारे हमारे क्या हैं, ग्लूकोजेनिक हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एलेनिन एंड सेरिन ये भी ग्लूकोजेनिक है। बस ल्यूजिन एंड लाइजिन ढूंढ लीजिए, अगर कहीं आपको मिल गया वो आपका कीटोजेनिक है, और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, ग्लूकोजेनिक। एस्पार्टेट ग्लूटामिन ये भी आपका ग्लूकोजेनिक, हिस्टिडीन मिथियोनिन ये भी ग्लूकोजेनिक, एंड ल्यूजिन लाइजिन मिल गया स्टूडेंट्स, ये क्या है, कीटोजेनिक। कीटोजेनिक है, ये फैट्स फॉर्म करेगा। डन। तो हमको यहाँ से आंसर हमारा क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, classes of carbohydrates which cannot be hydrolyzed further is known as, जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो हाइड्रोलाइज स्टूडेंट्स क्या नहीं हो सकता, जो सिंपलर फॉर्म है वो आपकी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। आप ब्रेक किसको करोगे, जो कॉम्प्लेक्स है वही ब्रेक हो सकता है। तो हमारा अगर आप इसमें से देख लो सबसे सिंपल फॉर्म आपको कौन सी लग रही है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो डाइसैकेराइड स्टूडेंट, दो शुगर होती है इसमें, एक शुगर दूसरी शुगर, तो ये भी ब्रेक हो जाएगी। पॉलीसैकेराइड, इसमें तो और भी शुगर यूनिट है, ऐसे करके 10 से ज़्यादा होती हैं, सेम भी हो सकती हैं अलग भी, ये सब ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। प्रोटियोग्लाइकेन, इसमें आपका प्रोटीन पार्ट भी है और ग्लूकोज पार्ट भी है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी, ये भी ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स। मोनोसैकेराइड एक ही शुगर यूनिट है, इसको क्या ब्रेक करेंगे हम, तो आंसर क्या होगा, मोनोसैकेराइड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the molecular formula of glucose स्टूडेंट्स, ये पेपर में आया है आपका एम्स रायपुर 2023 में, ये हमारा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है, कंफ्यूजन में हो, इतना पता होगा ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, इतना पता होना भी चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CN, हमको पता है H2ON होता है, मतलब जितना कार्बन उससे डबल क्या है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी है तो वो क्या है, वो भी कार्बन के बराबर ही होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे भी अगर आप बनाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। आप यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, C6H12O6 सबसे पहले लिखा हुआ है, C6H2O6 गलत, C6H6O12 ये गलत, यहाँ ऑक्सीजन को डबल कर दिया, कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा बहुत क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। सो अगर आप देखो C6H6O6, इसमें सब 1:1 के रेशियो में सब गलत है, या हाइड्रोजन डबल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, CH और O इसमें 1:2:1 का रेशियो होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following carbohydrate is known as milk sugar? मिल्क शुगर बोलते हैं एक ऐसा शुगर जो कहां से मिला है, मिल्क से मिला है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल देखें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ठीक है, 2023 में ही आया है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड स्टार्च, इनमें से कौन सा शुगर है जो मिल्क शुगर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम देखें सुक्रोज, सुक्रोज को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। ये केन से मिलता है। साथ में एक और चीज बोलते हैं इसको इनवर्ट शुगर, क्योंकि ये इन्वर्जन में चली जाती है इनवर्ट शुगर। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होती है इटसेल्फ, और जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो इसके अंदर से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिलीज होता है और ये लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। अगर आप आ जाओ लैक्टोज, तो लैक्टोज स्टूडेंट्स क्या है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, मशरूम शेप्ड ओसाजोन फॉर्मेशन करता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। ये हमको मिल्क से मिलती है, मिल्क शुगर, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। माल्टोज स्टूडेंट्स हमको ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्म है, और ये हमारा क्या देता है, सनफ्लावर जैसे ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर। देन स्टार्च स्टूडेंट्स अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज से बनता है, तो ये भी नहीं है, माल्टोज भी आंसर नहीं है, सुक्रोज भी नहीं है, आंसर हमारा लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम क्या देखें, एबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जो ये बता दे, जिसमें एबिलिटी है क्या बताने की, कंपाउंड टू डिमिनिश, कि आपका जो कंपाउंड हो रहा है वो डिमिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन दी ब्लड, ब्लड में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है, ये किस टेस्ट में एबिलिटी है ये बताने की। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट देखें स्टूडेंट्स, तो टेस्ट हमारे क्या हैं, हमारे जो टेस्ट हैं अगर आप उसमें देखें तो पहला आता है हाइपरग्लाइसेमिक टेस्ट। हाइपर मतलब ज्यादा, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ग्लूकोज, तो ज्यादा ग्लूकोज के बारे में पता लगेगा इसमें। ग्लूकोज टॉलरेंस, ये मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें हम क्या देते हैं, सिरप देते हैं, शुगर की सिरप दी जाती है पेशेंट को, या जिसमें भी हमको टेस्ट करना होता है टॉलरेंस कितना है, तो सिरप देने के बाद फिर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, देन लीवर फंक्शन टेस्ट, कोई कोरिलेशन नहीं है इसका, इसमें लीवर के फंक्शन को एसेस किया जाएगा, AST ALT ये सब लेवल्स हम चेक करते हैं इसमें, है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें। ठीक है, देन हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट स्टूडेंट्स क्या है, ये हमको बताएगा कि शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हुआ। हाइपो वर्ड का मतलब ही क्या है, कम। सो एक टेस्ट जिसमें हमको ये पता लग जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जो है वो ब्लड के अंदर क्या है, वो डिमिनिश है, कम है, तो आंसर हमारा हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी बिटवीन, वो कितनी होनी चाहिए, ये हमारा RRB में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर, कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी हमारी, कितनी कैलोरीज हमें परसेंटेज की फॉर्म में अगर देखा जाए तो कितनी कैलोरीज हमको मिलती है। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए, सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो अगर हम रेशियो के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है स्टूडेंट्स, वो किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की ही है, कार्बोहाइड्रेट की है। उससे कम अगर मैं दूं तो किसको, फैट को, देन किसको, प्रोटीन को। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या है, 5 से 10%, 20 से 30%, 50 से 60% और 10 से 20%, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, नियरली 65% तक मैं इसको बोलूंगी कि आप इसको मान के चलिए 45 से 65% तक हमको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज इन परसेंटेज ऑफ दिस मिल जाती है। अगर फैट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इट इज़ नियरली 30% के आसपास हमको यहाँ से मिल जाता है।
और बाकी बचा जो है हमारे पास वो हमको प्रोटीन से मिल जाता है अप टू 15% जो है वो हमको 10% जो है हमको 10 to 15% वो हमको प्रोटीन से मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका 5 to 10%, 20 to 30%, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा 50 to 60% है। ये हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, ये हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा स्टूडेंट्स। देन अगर आप बात करें ये हमारा फैट के लिए हो सकता है, ठीक है, ये हमारा फैट 20 to 30% हमारा फैट के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको समझिए पहले, इसमें क्या है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बता रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन में आपको मेंशन है कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। मतलब उसका अगर आप देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि उसमें शुगर, जो शुगर अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसे हम बोलेंगे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, सिरपी फूड्स जो कि जिसमें सिरप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज शुगर फॉर्म में, देन होल ग्रेन्स जो होते हैं हमारे वो हैं, देन हमारे पास ब्राउन राइस, ब्राउन राइस तो नहीं है स्टूडेंट्स, होल ग्रेन्स जो आपकी दालें हैं वो भी नहीं है, वेजिटेबल्स स्टूडेंट्स नहीं। कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए जो बेस्ट मतलब अगर हम बोले या ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं वो है जिनमें सिरप होती है, ठीक है, जिनमें सिरप होती है, सिरप फूड्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका, ठीक है, कि हमको सिरपी फूड्स जो हैं उनको कंट्रोल करके देना होगा, ठीक है, उनको अवॉइड करना होता है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो कार्बोहाइड्रेट के हमारे बेसिक क्वेश्चंस बन सकते थे वो आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए कि जो भी हमारे प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। विद दिस आई विल से थैंक यू टू ऑल and best wishes for your coming examinations. कहाँ पर है?